इमेजिन दिस, आपके पास एक ऐसा एसेट है जो आप सिर्फ एक बार बाय करते हो और फिर उसे भूल जाते हो। ना कोई डेली ट्रैकिंग, ना कोई चार्ट्स देखना, और फिर हर साल बिना किसी एफर्ट के वो एसेट आपके अकाउंट में पैसा डालता रहता है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग एग्जैक्टली यही होता है। सुनने में डिविडेंड इन्वेस्टिंग काफी परफेक्ट लगता है, राइट? लेकिन यहाँ एक कैच है। हर डिविडेंड देने वाला स्टॉक आपको रेगुलर पे आउट नहीं देता है। कुछ स्टॉक सिर्फ ऊपर से पेपर पर अट्रैक्टिव दिखते हैं पर अंदर से वीक होते हैं। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे 5 स्टॉक्स जो हाई डिविडेंड तो देते हैं, पर उनमें से कौन से स्टॉक आपको रियल इनकम दे सकते हैं और कौन से एक ट्रैप हो सकते हैं। इसी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाय, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। आई एम अ स्टॉक मार्केट मेंटर, अ फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। इस वीडियो का एनालिसिस मेरी पर्सनल रिसर्च और असेसमेंट पर बेस्ड है। अगर आपको मेरी ये फंडामेंटल इंसाइट्स अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। डिविडेंड स्टॉक्स की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, मान लीजिए आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो। कंपनी प्रॉफिट कमाती है और उस प्रॉफिट का एक हिस्सा हर साल या कभी कभी हर क्वार्टर सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। इसी शेयर ऑफ प्रॉफिट को डिविडेंड कहते हैं। और अगर आपने सही कंपनी चूज की है तो ये सिर्फ एक बार का पेमेंट नहीं होता, ये इनकम साल दर साल बढ़ती भी है। लेकिन यहाँ एक चीज है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। किसी भी कंपनी का डिविडेंड उसकी बिजनेस की क्वालिटी का रिफ्लेक्शन होता है। अगर कंपनी कंसिस्टेंटली कैश जनरेट करती है तभी वो सस्टेनेबली डिविडेंड दे सकती है। और यहीं पर मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स गलती करते हैं। वो सबसे बड़ा नंबर देखते हैं, यानी कि वो स्टॉक्स देखते हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा हाई हो, जैसे 8% डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक, 10%, 12%, बिना ये समझे कि वो यील्ड एक्चुअल में सस्टेनेबल है या सिर्फ एक टेम्पररी इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। अब देखिए, इसको समझने के लिए ये समझते हैं कि डिविडेंड आता कहाँ से। डिविडेंड कभी भी कंपनी के प्रॉफिट से नहीं आता, डिविडेंड हरदम कैश से आता है। ये डिस्टिंक्शन सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसको ट्रूली समझना ये आपकी पूरी अप्रोच को बदल देता है। देखिए, कोई कंपनी अपनी इनकम स्टेटमेंट में 500 करोड़ प्रॉफिट दिखा सकती है, लेकिन अगर उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है तो वो डिविडेंड कहाँ से दे सकती है? रिजर्व से या बोरोइंग से, या फिर डिविडेंड कट कर देगी। इसीलिए आपको तीनों चीजें देखनी चाहिए किसी भी डिविडेंड स्टॉक में। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपको देखना चाहिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो की कंसिस्टेंसी। ये नंबर बताता है कि बिजनेस अपनी नॉर्मल ऑपरेशन से एक्चुअल कैश जनरेट कर रहा है या नहीं। अगर ये कंसिस्टेंट है और ग्रोइंग है तो आपका डिविडेंड सेफ है। दूसरी चीज जो आपको देखनी चाहिए वो है फाइनेंसिंग कैश फ्लो की डायरेक्शन। अगर ये कंसिस्टेंटली नेगेटिव है, मतलब कंपनी शेयर होल्डर्स को पैसा रिटर्न कर रही है डिविडेंड्स या बायबैक्स के जरिए, ये हेल्दी साइन होता है किसी कंपनी के लिए। और अगर ये सडनली पॉजिटिव हो जाए, मतलब कंपनी बोरो कर रही है, जो कि एक वार्निंग साइन है। तीसरी चीज जो आपको देखनी चाहिए वो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो वर्सेस डिविडेंड पे आउट। कितना ऑपरेटिंग कैश आ रहा है, उसके मुकाबले में कितना डिविडेंड दिया जा रहा है। अगर कंपनी अपने ऑपरेटिंग कैश का सिर्फ 40 से 50% डिविडेंड में दे रही है तो ये सस्टेनेबल है। अगर 80 से 90% दे रही है तो ये थोड़ा टाइट कंसीडर होता है। अगर ऑपरेटिंग कैश से ज्यादा दे रही है तो ये एक रेड फ्लैग है जो सीधा बैलेंस शीट को इफेक्ट कर सकता है। इन तीनों पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ कंपनी शॉर्टलिस्ट की हैं जो आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं उस कंपनी से जो सब जानते हैं लेकिन जिसका डिविडेंड स्टोरी बहुत कम लोग प्रॉपर्ली समझते हैं। कंपनी का नाम है आईटीसी। ज्यादातर लोग आईटीसी को सिगरेट कंपनी के रूप में जानते हैं, लेकिन आईटीसी आज एक डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी कंग्लोमरेट है जो सिगरेट्स, होटल्स, एग्री बिजनेस और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को केटर करती है। ये डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही डिविडेंड स्टोरी को ज्यादा स्टेबल बनाता है। चलिए एक बार कंपनी के नंबर्स देखते हैं स्कैनिक्स में। 2017 में आईटीसी का डिविडेंड पर शेयर था सिर्फ 4.75। 2025 में वही डिविडेंड 14.35 हो गया। 8 सालों में डिविडेंड 3 गुना हो गया। मतलब ये कंपाउंडिंग ऑफ इनकम है, सिर्फ कैपिटल का कंपाउंडिंग नहीं। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, 2020 में जब कोविड के साथ जब दुनिया में मेजॉरिटी कंपनीज डिविडेंड कट कर रही थी, आईटीसी का डिविडेंड 10.15 था। मतलब FY17 से FY20 तक डिविडेंड ऑलमोस्ट डबल हो चुका था। करंट यील्ड 306 के प्राइस पे रफली 4.64% है, जो कि डिसेंट है लेकिन एक्सेप्शनल नहीं। तो
तो आईटीसी की मेन स्ट्रेंथ क्या है? इसकी मेन स्ट्रेंथ है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। 2017 में ये रफली 10,600 करोड़ था। ये लगातार बढ़ता रहा बिना रुके। 2022 में 15,776 करोड़, 2023 में 18,878 करोड़ जो कि हाईएस्ट एवर था। 2025 में 17,627 करोड़, यानी 8 सालों में ऑपरेटिंग कैश जनरेशन 66% ग्रो किया है। और ये एक बार भी नेगेटिव नहीं हुआ, एक साल के लिए भी नहीं। ये कंसिस्टेंसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है आईटीसी के लिए। चलिए अब कंपनी की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एक बार देखते हैं जो कि कंसिस्टेंटली नेगेटिव है हर साल। 2025 में कंपनी ने 17,037 करोड़ शेयर होल्डर्स को रिटर्न किए, सिर्फ डिविडेंड्स के फॉर्म में, और ये पूरा ऑपरेटिंग कैश से फंडेड था। कंपनी का डेट टू इक्विटी 0 है, मतलब कोई भी ऑपरेटिंग स्ट्रेस आए, इंटरेस्ट बर्डन बिल्कुल नहीं है। अब एक इनसाइट जो स्क्रीन पे नहीं दिखती, अगर आपने आईटीसी को 2017 में खरीदा होता तब डिविडेंड था 4.75, आज सेम शेयर्स पर 14.35 डिविडेंड आ रहा है। मतलब आपकी इफेक्टिव यील्ड ओरिजिनल परचेज प्राइस पे हो गई रफली 6% से ज्यादा। इसको कहते हैं यील्ड ऑन कॉस्ट। ये वो डायमेंशन है जो लॉन्ग टर्म डिविडेंड इन्वेस्टर्स को ट्रूली पावरफुल बनाता है। आप सिर्फ करंट यील्ड नहीं देख रहे हैं, आप अपनी फ्यूचर इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर रहे हो। तो अगर बात करें रिस्क की, तो आईटीसी का रिस्क क्या है? स्टॉक प्राइस की अगर बात करें तो स्टॉक पिछले एक साल में 27% नीचे आ चुका है। सिगरेट टैक्सेशन रिस्क, होटल्स डीमर्जर अनसर्टेनिटी, एफएमसीजी ग्रोथ स्लो, ये कंसर्न्स रियल हैं और इसी वजह से स्टॉक में करेक्शन भी देखा गया है। लेकिन डिविडेंड के लिए जो चीज मैटर करती है वो है कैश जनरेशन, जो कि कंपनी का काफी रोबस्ट है। तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो आईटीसी बेस्ट फाउंडेशन स्टॉक हो सकता है। ये कंसिस्टेंट है, ग्रोइंग है, जीरो डेट है कंपनी और कैश बैक्ड है। मतलब यहाँ कोई सरप्राइज नहीं मिल सकता आपको एज एन इन्वेस्टर, गुड या बैड। ये कंसिस्टेंट डिविडेंड देने वाली कैश रिच कंपनी है। चलिए अब चलते हैं दूसरी कंपनी की तरफ जो है कैस्ट्रॉल इंडिया। अगर साइज की बात करें तो ये आईटीसी से बहुत छोटी है, लेकिन डिविडेंड यील्ड में लगभग डबल है। सबसे पहले कंपनी के एक नंबर पे ध्यान देते हैं जो है रिटर्न ऑन इक्विटी। अब कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 49.99%। मतलब कंपनी हर 100 की नेटवर्थ पे 50 का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। कंपनी का कोई हैवी एसेट्स नहीं है, कोई हैवी डेट नहीं है, डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.03 है। मतलब ये एसेट लाइट बिजनेस मॉडल का पावर है। चलिए अब कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री को देखते हैं। 2017 में ये 7 पर शेयर था, फिर थोड़ा स्लो हो गया 5.5 के आसपास, लेकिन 2024 में एक बार फिर से 13 रुपीज हो गया, ऑलमोस्ट डबल। 2025 में ये 13.25 रहा, जो कि काफी हाई लेवल पे था। और करंट यील्ड की बात करें तो ये 7.27% है, जो कि इस पूरी लिस्ट में सबसे हाईएस्ट यील्ड वाला स्टॉक है। लेकिन एक बार कंपनी के कैश फ्लो देखते हैं जहां रियल मैजिक है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो 2017 में 608 करोड़ था, 2025 में 1090 करोड़ हो गया। मतलब कंसिस्टेंट ग्रोइंग, नेवर नेगेटिव कंपनी है ये। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कंसिस्टेंटली नेगेटिव, मतलब कंपनी एक्टिवली शेयर होल्डर्स को पैसा रिटर्न कर रही है। लेकिन 2025 में एक चीज नोटिस करने लायक है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो था 1090 करोड़, लेकिन फाइनेंसिंग आउटफ्लो था 1315। मतलब कैस्ट्रॉल ने 2025 में अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो से 225 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया, बाकी कैश रिजर्व से निकाला। एक साल का ये डेटा कोई रेड फ्लैग नहीं है, लेकिन कैस्ट्रॉल के पास हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट रही है। लेकिन अगर ये पैटर्न कंटिन्यू करे तो आपको वॉच में जरूर रखना चाहिए। अब एक सवाल जो कोई नहीं पूछता, कैस्ट्रॉल का बिजनेस ऑटोमेटिव लुब्रिकेंट्स पे बेस्ड है। ईवी एडॉप्शन बढ़ रही है, आईसीई व्हीकल स्लो होने वाले हैं नेक्स्ट 10 से 15 साल में। तो क्या कैस्ट्रॉल का बिजनेस मॉडल स्ट्रक्चरली थ्रेटेंड है? जिसका ऑनेस्ट आंसर है शॉर्ट टर्म में, मतलब नेक्स्ट से 5 से 7 साल में इंडिया में आईसीई व्हीकल बेस इतना लार्ज है और ईवी पेनिट्रेशन इतनी स्लो है कि कैस्ट्रॉल मटेरियली इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म 10+ साल के होराइजन पे ये एक रियल कंसिडरेशन है जो आप अपने थीसिस में इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखो तो कैस्ट्रॉल एक ऐसा बिजनेस है जहां नंबर सरफेस पर ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि अंदर से भी काफी क्लीन है। हाई आरओई, एसेट लाइट मॉडल और कंसिस्टेंट कैश जनरेशन इसे एक रिलायबल डिविडेंड प्लेयर बनाते हैं। इसीलिए आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सिर्फ डिविडेंड इनकम के पर्सपेक्टिव से देखें तो कैस्ट्रॉल उन कंपनीज में से एक है जो आपको रिलेटिवली हायर और स्टेबल इनकम दे सकती है, लेकिन साथ ही आपको फ्यूचर रिस्क पर भी नजर
नजर रखनी पड़ेगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट हाई डिविडेंड कंपनी पर, जो है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक का रिटर्न ऑन इक्विटी 77.69% है, जो इस पूरी लिस्ट में सबसे ऊपर है। यह कंपनी इंडिया का लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसर है, ऑलमोस्ट मोनोपोली पोजीशन के साथ। सरफेस पर देखें तो बिजनेस फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन असली स्टोरी समझने के लिए हमें डिविडेंड हिस्ट्री देखनी होगी, और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न दिखता है। 2017 में डिविडेंड 29.4 था, 2018 में 8 मतलब 73% का कट। फिर रिकवरी आई, 2019 में ये 20 था, 2021 में 21.3 और फिर 2023 में 75.5 मतलब यील्ड 25.83%। अब सोचिए 25% यील्ड। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं इतना डिविडेंड मिल रहा है तो आप स्टॉक में एंट्री कर लो, लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? 2024 में डिविडेंड सिर्फ 13 रुपीज। एक साल में डिविडेंड यील्ड 25% से गिरकर 2.81% पर आ गया, यानी 83% का कट। अब सवाल यह है ऐसा हुआ क्यों? इसका आंसर नंबर्स के पीछे छुपा है, कैश फ्लो में। देखिए 2023 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का 15,162 करोड़ था। स्ट्रॉन्ग नंबर थे, बिजनेस भी ठीक चल रहा था, लेकिन फाइनेंशियल आउटफ्लो 23,224 करोड़ था। मतलब कंपनी ने 15,162 करोड़ जनरेट किया, लेकिन 23,224 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिफरेंस कितना था? 8062 करोड़ का। ये पैसा आया कहां से? बैलेंस शीट से, कंपनी के रिजर्व से। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हिंदुस्तान जिंक का पेरेंट ग्रुप है वेदांता ग्रुप। उस वक्त वेदांता ग्रुप को फंड्स की जरूरत थी, तो हिंदुस्तान जिंक ने डिविडेंड अपनी बिजनेस कैपेसिटी के हिसाब से नहीं, बल्कि पेरेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट है। हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड सिर्फ हिंदुस्तान जिंक की अर्निंग्स पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वेदांता ग्रुप की कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पर भी डिपेंड करता है। जब वेदांता को फंड्स चाहिए होते हैं, डिविडेंड एग्रेसिव हो जाता है। जब जरूरत नहीं होती, तब डिविडेंड नॉर्मल हो जाता है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। जिंक प्राइसेस ग्लोबली रिकवर हो रहे हैं। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें तो FY25 में कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो 14,160 करोड़ था, जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग नंबर है। सिल्वर प्रोडक्शन भी बढ़ने वाली है, जो एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट करेगी। और अगर वेदांता का डेट रिस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट हो जाता है, तो ये प्रेशर कुछ हद तक कम भी हो सकता है। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि एक ऐसा स्टॉक नहीं है जहां आपको प्रिडिक्टेबल डिविडेंड हर बार मिलता रहे। यहाँ इनकम वेरिएबल है और काफ़ी हद तक एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कमोडिटी साइकिल और पेरेंट कंपनी की फाइनेंशियल नीड्स। इसलिए ये स्टॉक तभी सेंस बनाता है जब आप इन्फॉर्म्ड अप्रोच के साथ इन्वेस्ट करें, या फिर इस स्टॉक को आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए अवॉइड भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है NMDC। NMDC इंडिया का लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है। ये एक PSU है जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेजॉरिटी स्टेक है। सरफेस पर ये एक स्टेबल रिसोर्स बैक्ड बिजनेस लगता है, लेकिन जब आप डिविडेंड हिस्ट्री देखते हो तो पिक्चर काफी डिफरेंट नजर आती है। NMDC की डिविडेंड हिस्ट्री में एक डेट नोट करना बहुत जरूरी है, और वो है 2022। उस साल डिविडेंड 14.74 था और यील्ड 39.64%। मतलब अगर आपने उस वक्त लो प्राइस पर स्टॉक खरीदा होता तो सिर्फ एक साल में आपको अपने इन्वेस्टमेंट का लगभग 39% रिटर्न मिल जाता, सिर्फ डिविडेंड के फॉर्म में। लेकिन फिर 2023 आता है, डिविडेंड जीरो, मतलब कंप्लीट स्किप, 1 रुपए का डिविडेंड भी नहीं। अब सवाल ऑब्वियस है, ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब कैश फ्लो में मिलता है। 2021 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी के 7266 करोड़ था, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग था। 2022 में 6942 करोड़, स्टिल स्ट्रॉन्ग। लेकिन 2023 में ये गिरकर 1838 करोड़ हो गया, जो एक साल में 74% का ड्रॉप था। इसी पीरियड में एक और इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ। 2023 में NMDC ने अपना स्टील प्लांट डीमर्ज किया और NMDC स्टील लिमिटेड एक अलग कंपनी बना। इस रिस्ट्रक्चरिंग के दौरान कंपनी की कैश पोजीशन और लायबिलिटीज दोनों चेंज हुई, और रिजल्ट ये हुआ कि डिविडेंड कंप्लीटली स्किप कर दिया गया। 2024 में रिकवरी आई, ऑपरेटिंग कैश फ्लो 7394 करोड़ तक वापस आया और डिविडेंड भी 7.25 के साथ रिज्यूम हुआ। लेकिन 2025 में फिर से वीकनेस दिखी। ऑपरेटिंग कैश फ्लो 1894 करोड़। ये जो एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन है, ये रैंडम नहीं है, ये डायरेक्टली आयरन ओर प्राइसेस से लिंक्ड है। चाइना की डिमांड, डोमेस्टिक स्टील प्रोडक्शन और इवन मॉनसून जैसे फैक्टर्स माइनिंग एक्टिविटी को इम्पैक्ट करते हैं और अल्टीमेटली ऑपरेटिंग कैश फ्लो को इम्पैक्ट करते हैं। अब स्टील प्लांट डिमर्जर के बाद NMDC एक प्योर प्ले आयरन ओर कंपनी
कंपनी बन चुकी है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये क्लीन स्टोरी है, फोकस्ड बिजनेस विदाउट स्टील केपेक्स ड्रैग। लेकिन यहाँ एक फंडामेंटल रियलिटी है, आयरन ओर एक कमोडिटी है और कमोडिटी बिजनेसेस में डिविडेंड प्रेडिक्टेबल तब तक नहीं होता जब तक साइकिल कंसिस्टेंट ना हो। इसीलिए अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें तो एनएमडीसी एक ऐसा स्टॉक नहीं है जो आपको स्टेबल डिविडेंड दे सके। 2023 का जीरो डिविडेंड इसका क्लियर प्रूफ है। हाँ, जब आयरन ओर साइकिल स्ट्रॉन्ग होता है तो यील्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकती है, लेकिन उसके लिए टाइमिंग और साइकिल समझना बहुत जरूरी है। सिंपल टर्म्स में ये पैसिव इनकम वाला स्टॉक नहीं है, ये साइकिल अवेयर इन्वेस्टिंग चाहता है जहां आपको पता हो कि कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है। चलिए अब चलते हैं लास्ट स्टॉक की तरफ, जो है गेल इंडिया। गेल इंडिया इंडिया का लार्जेस्ट गैस ट्रांसमिशन कंपनी है। अगर हम स्टॉक की पीई की बात करें तो स्टॉक का पीई 12.28 है और प्राइस इज टू बुक सिर्फ 1.20। मतलब स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के बेयरली ऊपर ट्रेड कर रहा है। गवर्नमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस, रेगुलेटेड रिटर्न्स, थ्योरेटिकली ये कॉम्बिनेशन बहुत प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, लेकिन कैश फ्लो डेटा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा है। 2017 से 2022 तक ऑपरेटिंग कैश फ्लो 6000 करोड़ से 9400 करोड़ के बैंड में रहे, कंसिस्टेंट और डिसेंट। लेकिन 2023 में सिर्फ 3205 करोड़, मतलब 66% का ड्रॉप। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव हो गई, मतलब गेल ने 2023 में बोरो किया। क्यों? क्योंकि ग्लोबल एलएनजी प्राइसेस 2022-23 में हिस्टोरिकली स्पाइक किए थे। गेल के पास फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स थे इंपोर्ट के लिए, मार्केट प्राइस ज्यादा था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कम था, तो गेल को ट्रेडिंग लॉसेस हुए। ये एक रिस्क है जो पूरे ट्रांसमिशन कंपनी में नहीं होता है। गेल का ट्रेडिंग बिजनेस कभी कभी स्टेडी ट्रांसमिशन इनकम को ऑफसेट कर देता है। लेकिन चलिए 2024 एंड 25 को देखते हैं। 2024 में 12,586 करोड़, 2025 में 15,735 करोड़। गेल की बेस्ट एवर ऑपरेटिंग कैश जनरेशन इसी साल में हुई थी। ये वी शेप रिकवरी है, सीजीटी एक्सपेंशन हो रही है, गैस वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, पेट्रोकेमिकल्स भी रैंप अप हो रहे हैं और एक बड़ी पिक्चर भी है। इंडिया का गैस कंजम्पशन FY30 तक ऑलमोस्ट डबल होने का एस्टिमेट है। गेल इस ग्रोथ का प्राइमरी बेनिफिशियरी है क्योंकि वो पाइपलाइंस ओन करता है जिससे गैस फ्लो करता है। अब चलिए कंपनी के डिविडेंड हिस्ट्री देखते हैं स्कैनेक्स में। डिविडेंड हिस्ट्री में थोड़ी वोलेटिलिटी दिखती है। कंपनी का डिविडेंड 11.20 से 5 तक गिरा, फिर 10 आया, फिर 5 आया और अब 7.5 पे रिकवर कर रहा है। आईटीसी जैसी कंसिस्टेंसी हमें गेल में नहीं दिखती है डिविडेंड में, लेकिन डायरेक्शन इंप्रूविंग है और 2025 का 15,735 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्यूचर डिविडेंड सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए फाइनल वर्डिक्ट गेल इंडिया का ये है कि शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी पॉसिबल है, लेकिन 2 से 3 साल के होराइजन पे गेल का ऑपरेटिंग कैश जनरेशन ट्रैजेक्टरी जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग है। चलिए अब चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में, जो इस वीडियो को प्रैक्टिकली और यूजफुल बनाएगा। अगर आप इन 5 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो एक्चुअली कितना डिविडेंड इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। इसमें मैंने जो फ्रेमवर्क बनाया है, इसमें हम इक्वल वेटेज नहीं देंगे सारे स्टॉक्स को। जो स्टॉक्स मोस्ट प्रेडिक्टेबल हैं उन्हें हम ज्यादा वेटेज देंगे, जैसे आईटीसी को 30%, कैस्ट्रॉल को 25%, गेल को 20%, हिंदुस्तान जिंक को 15% और एनएमडीसी को सिर्फ 10%। करंट यील्ड्स के हिसाब से ब्लेंडेड पोर्टफोलियो यील्ड अराउंड 5.2% के आसपास बनती है। इस यील्ड के हिसाब से अब देखते हैं कि डिफरेंट पोर्टफोलियो साइजेस पे कितना एक्चुअली रिटर्न मिलेगा। देखिए, अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो है, एनुअल डिविडेंड हो जाएगा इसके हिसाब से 52,000। अगर 25 लाख का पोर्टफोलियो है तो एनुअल डिविडेंड हो जाएगा 1,30,000। अगर 50 लाख का पोर्टफोलियो है तो एनुअल डिविडेंड हो जाएगा 2,60,000। और अगर 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो इस हिसाब से एनुअल डिविडेंड हो जाएगा 5,20,000। लेकिन डिविडेंड इन्वेस्टिंग में 2 इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक्स हैं जो आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए। पहला, इंडिया में ज्यादातर कंपनीज एनुअल या सेमी एनुअल डिविडेंड देती हैं, क्वार्टरली नहीं, तो आपको मंथली डिविडेंड क्रेडिट नहीं होता है। ये 1 या 2 इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगे साल में। इस गैप को फिल करने का तरीका है अलग अलग एक्स डिविडेंड डेट वाली कंपनीज चुनना, ताकि आपके कैश फ्लो पूरे साल में स्प्रेड। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि डिविडेंड अब आपकी इंडिविजुअल टैक्स स्लैब पे टैक्सेबल है।
अगर आप 30% स्लैब में हो तो 5.2% ग्रॉस यील्ड इफेक्टिवली 3.64% नेट यील्ड हो जाती है पोस्ट टैक्स। ये प्लानिंग में फैक्टर करना जरूरी होता है जो ज्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि अगर एज एन इन्वेस्टर आपको एक डिविडेंड पोर्टफोलियो बनाना है तो उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। इसमें 3 लेयर्स में आपको अपनी थिंकिंग को रखना है। सबसे पहला लेयर है फाउंडेशन। यहाँ आप अपना 40 से 50% एलोकेशन रख सकते हैं। इसमें आती है आईटीसी जैसी कंपनीज जहाँ डेट ऑलमोस्ट जीरो होता है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंसिस्टेंट होता है और डिविडेंड हर साल ग्रो करता है। यह आपके पोर्टफोलियो का बेस हो सकता है, मतलब आपकी डिविडेंड का स्टेबल और प्रेडिक्टेबल हिस्सा। दूसरी लेयर है इनकम बूस्टर। यहाँ आप 30 से 35% एलोकेशन रख सकते हैं और इस कैटेगरी में कैस्ट्रॉल जैसी कंपनीज आती हैं जो हाई डिविडेंड यील्ड देती हैं। एसेट लाइट मॉडल होता है उनका, स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन होता है। यहाँ डिविडेंड ज्यादा मिलता है लेकिन थोड़ा मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होती है। और तीसरी लेयर हो सकती है सैटेलाइट लेयर जिसमें 15 से 20% एलोकेशन हो सकता है। यहाँ गेल, हिंदुस्तान जिंक और एनएमडीसी जैसी कंपनीज आ सकती हैं। ये वेरिएबल डिविडेंड का लेयर है। जब साइकिल स्ट्रॉन्ग होता है तो रिटर्न्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन जब साइकिल वीक होता है तो इनकम शार्पली गिर सकती है। इस लेयर के लिए पेशेंस और स्ट्रॉन्ग स्टमक दोनों चाहिए। और इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक्चुअली पावरफुल बनाता है एक सिंपल प्रिंसिपल, और वो है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आप 25 लाख का पोर्टफोलियो बनाते हो जिसका ब्लेंडेड यील्ड 5.2% है। इसका मतलब साल का डिविडेंड 1,30,000 होता है। अगर आप ये 1,30,000 स्पेंड करने के बजाय री इन्वेस्ट करते हो और पोर्टफोलियो भी अराउंड 8% एनुअली ग्रो करता है तो 10 साल में ये पोर्टफोलियो रफली 60 लाख से ज्यादा का हो सकता है और उस वक्त आपकी एनुअल डिविडेंड इनकम 3 लाख से ऊपर होगी, मतलब मंथली 25,000 रुपीज से ज्यादा। ये होता है लॉन्ग टर्म डिविडेंड बिल्ड करने का रियल कंपाउंडिंग इफेक्ट। अब चलते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की तरफ और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर फोकस करते हैं। देखिए, डिविडेंड इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी गलती होती है सिर्फ यील्ड को चेस करना। हिंदुस्तान जिंक का 2023 में डिविडेंड यील्ड 25.83% था। बहुत लोग इस नंबर से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन 2024 में उन्हें 83% का डिविडेंड कट देखना पड़ा। रियल डिविडेंड वो होता है जो प्रेडिक्टेबल हो। कैस्ट्रॉल ने कोविड जैसे डिफिकल्ट पीरियड में भी डिविडेंड मेंटेन किया। आईटीसी ने 2017 से 2020 के बीच में अपना डिविडेंड डबल किया जब ग्लोबली कंपनीज कट्स कर रही थी। ये कंसिस्टेंसी ही है जो डिविडेंड को सैलरी जैसा फील देती है, ना कि स्क्रीन पर दिखता हुआ सबसे बड़ा नंबर। स्टॉक मार्केट में भी आपको डिविडेंड इन्वेस्टिंग से सैलरी जैसी फील आ सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप बिजनेस की रियलिटी को अच्छी तरीके से समझते हो। जब आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखते हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज समझते हो, साइकिल रिस्क को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करते हो। देखिए, नंबर्स हमेशा अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन असली कहानी उन नंबर्स के पीछे छुपी होती है। चलिए, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी ये एनालिसिस अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके पास कौन सा डिविडेंड स्टॉक है पोर्टफोलियो में। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.